हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 1 स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। जितनी भी कंपनीज बन जाती हैं चैप्टर नंबर 1 या उसके बाद में भी वी गोना डिस्कस एवरीथिंग। इट्स अ रिविजनल क्लास, हैव अ लुक। तो बेटा जी, सबसे पहले द कंपनीज एक्ट 2013 आपको पता होना चाहिए। दिस इज एक्ट नंबर 18 ऑफ 2013। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि ये एक्ट बना कब था। तो देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने साइन किए थे 29 अगस्त को 2013 को, लेकिन ये एक्ट नोटिफाई हुआ था कब? ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। तो मेन डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 30th ऑफ अगस्त 2013। देखिए, चैप्टर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। द नेम सारे आप जानते हो। प्रिलिमिनरी सेक्शन, 2 सेक्शनों का ये चैप्टर है। ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 1 जो आता है, सेक्शन नंबर 1 के अंदर बेटा जी हम पढ़ेंगे यहां पे 4 बातें। पहली बात है, इस एक्ट का नाम क्या है वो आप सारे जानते हो, द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। नंबर 2 है, ये एक्ट कहां कहां लगेगा? ऑब्वियसली पूरे भारतवर्ष में लगेगा, इंटायर इंडिया। नंबर 3, कमेंसमेंट से रिलेटेड मैंने बता दिया कि ये एक्ट लागू हुआ था कौन सी डेट को? 30th अगस्त 2013 को। नो डाउट डिफरेंट सेक्शंस नोटिफाई हुए थे अलग अलग डेट्स में। नंबर 4th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या इसे सब सेक्शन 4 आप कह सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी, जिसका मतलब है ये एक्ट किसके ऊपर लगेगा। ध्यान दीजिए, 6 पॉइंट यहां पे हैं जिसके ऊपर एक्ट लगेगा। नो डाउट ये एक्ट लगेगा कंपनीज के ऊपर। और कंपनीज का मतलब क्या है? जो भारत में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 में या प्रीवियस एक्ट्स में। तो प्रीवियस एक्ट के ऊपर डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 67 में, प्रीवियस कंपनी लॉ। तो उसमें बेटा अगर बैकगियर में जाए 1956, 1913, 1882 एंड 1866, मोटा मोटा जो मैं कहूं। नंबर 2, ये एक्ट लगेगा इंश्योरेंस कंपनीज पे भी, लेकिन उनका अलग से एक्ट है 1938 का। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है 1999 का। बैंकिंग कंपनीज पे भी लगेगा जिनका एक्ट है 1949 का। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जिनका एक्ट है 2003 का। ऐसे ही कहते हैं एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय व्हाट? स्पेशल एक्ट। लेकिन अब समस्या क्या है, इनका अलग से भी एक्ट है, साथ में कंपनीज एक्ट भी इनके ऊपर लग रहा है। इसलिए सेक्शन 1 ने कहा अगर कोई भी इनकंसिस्टेंट प्रोविजन होगी तो उसका क्या होगा? ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इन स्पेशल एक्ट्स का। मतलब तब ये स्पेशल एक्ट की बात मानी जाएगी। क्लॉज एफ कहती है ये एक्ट लगेगा किसके ऊपर? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है जो आप इनकॉर्पोरेट हुए हो किसी और एक्ट में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जिसका मतलब है इसके लिए सरकार कोई क्या निकालेगी? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का भी हम डेफिनेशन देखते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 58 में, जिसका मतलब सिंपल भाषा में कहें तो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट बाय पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। स्टूडेंट्स, अ चार्ट ऑन टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखिए, कंपनियां बहुत तरह की हैं और हमें अपने कोर्स के हिसाब से उसे देखना है। मैंने यहां काफी लिखी हुई हैं। अगर हम चार्ट में पहला हेडिंग देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, और एक बैलेंसिंग कैटेगरी है जिसे आप अदर्स कह सकते हैं। मेन इन सभी पे हम रिवाइज करेंगे, लेकिन एक बड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये है बेटा, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसे हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज स्पेशल प्राइवेट कंपनी, द अदर्स आर द नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। स्पेशल में क्या आ जाएगा? ओपीसी, स्मॉल कंपनी एंड स्टार्टअप। ये आपको 100% पता होना चाहिए। सेम वे पब्लिक कंपनी में भी देखिए, एक निधि कंपनी हम पढ़ते हैं सेक्शन 406 में, वो पब्लिक ही होती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71, और उसकी एक सब क्लॉज बी में एक प्रोविजो है कि कई बार हम प्राइवेट कंपनियों को भी क्या मान लेते हैं? पब्लिक कंपनी। ये पक्का आप मत भूलिएगा, बाकी हम एक एक चीज को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 2, ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1, और जो ये डेफिनेशंस हैं हम उसके साथ में देखिए रूल्स को भी पढ़ते हैं, इसलिए रूल्स का नाम आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है? द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। तो सबसे पहले हम 3 डेफिनेशन का हार्मोनियस पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज अंडर क्लॉज 20 में हम पढ़ते हैं कंपनी, और इसको रेड विद करेंगे 211 में बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन कह लीजिए, साथ में क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है? जो इनकॉर्पोरेट होगी अंडर दिस एक्ट मींस 2013 या किसी भी प्रीवियस एक्ट्स में, राइट? तो दैट मीन्स भारत में आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन
क्लॉज 11 में है, ये स्टार्ट होता है इंक्लूड से, सो दैट मीन्स डेफिनेशन इंक्लूसिव है, मीन्स में नहीं बताया गया है, तो जिसका मतलब क्या हो गया, जो लिखा है ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। तो कहता है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसके अंदर दो चीजें नहीं आएंगी, डज नॉट इंक्लूड में एक रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, नंबर 2 कोई और अदर जो नोटिफाइड बाय क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। Foreign company under clause 42 says a company or body incorporated outside India which has a place of business in India कैसे काम करें, itself or through agent या physically या electronic mode में, and conducts any business activity in India in any other manner। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है, ये हम पढ़ते हैं एज पर रूल नंबर 21H, जहां पे दो बातें हैं, मीन्स में कहता है सर्वर हिंदुस्तान में हो या ना हो, एंड दूसरा हिस्सा कह सकते हैं एंड इंक्लूड्स, लेकिन जो लिखा है सिर्फ उतना ही नहीं और कुछ भी आ सकता है। तो इसके अंदर हम 5 क्लॉजेस पढ़ते हैं। B2B जिसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस, सिक्योरिटीज कह लीजिए आपने इशू किए हैं इंडिया में या भारतीय सिटीजन को, या डिपॉजिट से आपने पैसा रेज किया है। देन फाइनेंशियल सेटलमेंट्स एटसेट्रा, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे टेलीमार्केटिंग, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन एटसेट्रा, या डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। और ये पांचों के पांचों काम आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ईमेल हो, मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, क्लाउड एटसेट्रा। देयर आफ्टर बेटा जी हम करने जा रहे हैं ओपीसी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें रेड विद करनी होती हैं। देखिए क्लॉज 62 कहता है ओपीसी का मतलब क्या है, कंपनी हैविंग ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर, लेकिन सेक्शन 31C कहता है डेट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी। यहीं से हम सीखते हैं ओपीसी कौन है, एक प्राइवेट कंपनी है। रेड विद इसे हम पढ़ते हैं रूल्स नंबर 3 से लेके 7A में। तो सबसे पहले हम अगर रूल नंबर 3 की बात करें तो रूल नंबर 3 में यह आता है कि भैया क्योंकि एक ही मेंबर होगा, साथ में आपको अपॉइंट करना पड़ता है एक नॉमिनी, तो इसलिए मेंबर और नॉमिनी से रिलेटेड 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहली बात, ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, भारतीय सिटीजन होना चाहिए, चाहे रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। और रेजिडेंट का मतलब क्या है, भारत में अगर आप कम से कम 120 दिन है, कब, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नंबर 4 क्लॉज है, आप माइनर नहीं हो सकते, जिसका मतलब है आप मेजर या कॉम्पिटेंट आदमी होने चाहिए। देन इन्हीं मेंबर और नॉमिनी के ऊपर देखिए रूल 3 ने कहा कुछ रिस्ट्रेंट भी है, रोक भी है। क्या है, पहली, मेंबर कहीं और ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता, नॉमिनी भी कहीं और ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता, लेकिन मेंबर किसी और ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। लेकिन अगर वहां का मेंबर का डेथ या इनकैपेसिटी हो गया तो 180 दिन के अंदर इसे एलिजिबिलिटी मीट करना होगा, जिसका मतलब है एक कंपनी छोड़नी पड़ेगी। ओपीसी पे भी 2 रोक हैं, एक तो है आप सेक्शन 8 कंपनी, जिसका मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ना बना सकते हो, ना कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप पैसे का काम कर सकते हो, जिसका मतलब है आप काम नहीं कर सकते नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। और रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है क्योंकि आपके यहां एक मेंबर है तो इसलिए एक सक्सेशन क्लॉज कह लीजिए या कह लीजिए आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, किसके द्वारा, मेंबर के द्वारा। तो उस आदमी को अपॉइंट करने से पहले आप उसकी क्या लेंगे, प्रायर कंसेंट लेंगे। और ये नॉमिनी मेंबर कब बनेगा, इन द इवेंट ऑफ मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी पे। और जो पर्सन नॉमिनेट हुआ है उसके लिए आपको आरओसी को एक फॉर्म भरना पड़ता है, INC 3 में उसकी कंसेंट लेते हुए। आरओसी को जो भी काम करेंगे उसके साथ फीस लगती है एज पर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014। और जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसके लिए फॉर्म होता है INC 32 स्पाइस फॉर्म है, उसके साथ ही आप INC 3 लगा के दे सकते हैं। ये आदमी जो नॉमिनी बना है ये अपना नॉमिनेशन विड्रॉ भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। देखिए फिर से वही फॉर्म नंबर INC 3 होगा, वही फीस सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को देना है। साथ में देखिए कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी की एक ड्यूटी बनती है 30 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि नॉमिनेशन विड्रॉ हुआ है, आप आरओसी को INC 4 फॉर्म भर के ये चीजें बताएंगे। 30 दिन का टाइम है, बाकी फीस फूस वही सब कुछ रहेगा। एंड एज ए मेंबर आप चाहें तो नॉमिनी को बदल सकते हैं। बदलने के लिए फिर से देखिए वही प्रोसीजर INC 3 और INC 4 वाला रिपीट होगा। एंड देन कि अगर जो मेंबर है उसका डेथ वगैरह अगर हो जाए तो स्वाभाविक है नॉमिनी क्या बन गया, मेंबर बन गया। तो ऐसी स्थिति में जो नॉमिनी तो अब मेंबर बन गया है, तो अब आपको नया नॉमिनी फिर से वही INC 3 वही 15 दिन के भीतर लाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए ऑब्वियसली आपने
ओपीसी बनाई है तो अपने नाम के साथ आप हो तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन ब्रैकेट में देखिए आपको ओपीसी वर्ड लगाना पड़ेगा। ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 कहता है। ओपीसी बनाने के बड़े फायदे हैं। आपको मिनिमम डायरेक्टर 149 में सिर्फ एक ही रखने की जरूरत होती है। नंबर ऑफ पर्संस 1 से बन जाता है। बोर्ड मीटिंग आपको साल में 4 करनी होती है, लेकिन 2 से काम चल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जर्नल मीटिंग से रिलेटेड आपके ऊपर प्रोसीजर नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही मेंबर है और ये कहता है सेक्शन 122। देखिए ऑडिटर का टेन्योर नॉर्मली 5 साल होता है, लेकिन स्मॉल ये ओपीसी कंपनी में ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। और नंबर ऑफ ऑडिट भी एक ऑडिटर 20 का कर सकता है, उसके अंदर ओपीसी को काउंट हम नहीं करते हैं। अब प्रश्न है, क्या हम ओपीसी को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। और इसके ऊपर डील करता है रूल नंबर 6, और ये कहता है पहली बात अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या कीजिए, आप ऑल्टर कीजिए। इसके लिए जनरल मीटिंग में आप क्या पास करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर आपको कंप्लायंसेस क्या करने हैं, अपने मेंबर भी बढ़ाने हैं, आपको डायरेक्टर भी बढ़ाने हैं, मिनिमम पेड अप कैपिटल भी मेंटेन करनी होगी। और सेक्शन 18 एक कॉमन सेक्शन है जो है ही कन्वर्जन के ऊपर, जो 3 चीजें कहता है, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑल्टर करें, आरओसी के पास फाइलिंग करें, लेकिन कन्वर्ट हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, जो पुराने आपके डेट ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट्स या जो केस वगैरह चल रहे थे। देन आईएनसी 6 में देखिए आप आरओसी के पास अप्लाई करेंगे वही फीस वगैरह देते हुए, और साथ में क्या लगा के देंगे, मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी, रेजोल्यूशन की कॉपी, और जो भी मेंबर डायरेक्टर अब आपके नए बन रहे हैं साथ में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्रेडिटर्स की भी लिस्ट वगैरह देनी है। लेकिन ध्यान दीजिए आप कन्वर्ट सेक्शन 8 कंपनी में कर नहीं सकते। दूसरी बात है रिवर्स है, आप प्राइवेट कंपनी से ओपीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूल नंबर 7 लगता है। सारे पॉइंट रूल नंबर 6 वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए रेजोल्यूशन की बजाय वर्ड क्या आ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। साथ में देखिए आपको एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्पेशली मेंबर, क्रेडिटर और खास करके कह लीजिए सिक्योर्ड क्रेडिटर से लेना पड़ेगा। ये एक मेन पॉइंट है। बाकी फॉर्म देखिए सब कुछ क्या रहेगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। रूल नंबर 7 ये कहता है अगर ओपीसी बनने पे आपने कुछ डिफॉल्ट किए हैं तो पेनल्टी है ओपीसी एंड उसके अफसरों के ऊपर जो डिफॉल्ट में है, मैक्सिमम 5,000 रुपए है और डेली के लगते जाएंगे मैक्सिमम 500 रुपए। इसके बाद बेटा प्राइवेट कंपनी हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 में, क्योंकि अब हम कंपनियां पढ़ रहे हैं कौन से ऑर्डर में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ओपीसी में 1 था, प्राइवेट में देखिए मिनिमम होते हैं 2, लेकिन मैक्सिमम जो है वो होते हैं 200, और 2 की लिमिट याद रखिएगा वो बताता है आपका सेक्शन नंबर 3। मिनिमम पीयूसी एज में भी प्रिस्क्राइब, लेकिन आर्टिकल से आपने क्या लगा रखी, रोक लगा रखी, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे आपके कितने, 200, और 200 की काउंटिंग में याद रखिए ज्वाइंट मेंबर्स को हम एक ही लेके चलेंगे। और अगर आपके इंप्लॉई हैं, चाहे पास्ट या एक्स कह लीजिए या प्रेजेंट कह लीजिए, उनको आपने शेयर्स वगैरह दे रखे हैं क्योंकि ईसॉप वगैरह आप देते हैं, उनको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, टू बी एक्सक्लूडेड। दूसरी बात, फ्रीली प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नंबर 3 बात है प्रोस्पेक्टस जारी करने पे पूरी तरह से प्रोहिबिशन है। देन क्लॉज 71 में आता है पब्लिक कंपनी, कहता है मीन्स अ कंपनी जो कि क्या नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, एंड मिनिमम पीयूसी एज में भी प्रिस्क्राइब। लेकिन बड़ी बात है ये आ गई आपकी प्रोविजो, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो ये कहता है अ कंपनी विच इज सब्सिडरी, एक कंपनी है जो कि क्या है, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी है, शैल बी डीम्ड टू बी व्हाट, पब्लिक कंपनी, इवन इफ बाय इट्स आर्टिकल्स रिमेन्स व्हाट, प्राइवेट कंपनी। तो मतलब प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी है पब्लिक की, उसे हम क्या मान के चलेंगे, पब्लिक कंपनी। ये चीज कतई ना भूलिए। देयर आफ्टर हम पढ़ते हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जहां आता है लिमिटेड बाय गारंटी अंडर क्लॉज 21, लिमिटेड बाय शेयर्स क्लॉज 22 में, अनलिमिटेड में 92। तो बेसिकली देखिए लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, ये कहां लिखी जाती है, मेमोरेंडम के अंदर सेक्शन 4 में मेमोरेंडम की क्लॉज में आती है, इसलिए वर्ड क्या इस्तेमाल किया है कि मेमोरेंडम में लिखा जाएगा किसके बारे में, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बतानी चाहिए, यहां पे किसकी लायबिलिटी की बात होती है बेटे, मेंबर्स की लायबिलिटी की बात होती है। तो कितनी रहेगी, लिमिटेड बाय गारंटी में जितना आपने एग्री किया है टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एसेट्स ऑफ कंपनी, लेकिन आपने पैसे कब देने हैं, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होने पे। और लिमिटेड बाय शेयर्स में आपकी लायबिलिटी क्या रहेगी, अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, और अनलिमिटेड में कोई लिमिट नहीं रहेगी। कहने का मतलब है आपकी लायबिलिटी हो गई अप टू द डेट्स ऑफ कंपनी। इसलिए दिमाग लगाइएगा, लिमिटेड बाय गारंटी हो या अनलिमिटेड हो, यहां पे टाइम ऑफ लायबिलिटी सिर्फ वाइंडिंग अप पे आता है, जबकि लिमिटेड बाय शेयर्स में कभी भी
हो सकता है। तो गारंटी कंपनी हम कब खोलते हैं? जब ज्यादा हमें कोई वर्किंग कैपिटल वगैरह नहीं चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल। और जहां बहुत सारा पैसा चाहिए तो लिमिटेड बाय शेयर्स। और अनलिमिटेड कब? जब आपको मालूम है आपकी कोई बहुत ज्यादा लायबिलिटीज होने वाली नहीं है। इसके साथ ही देखिए हम थोड़ा देख सकते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 72 में हम पढ़ते हैं पीएफआई स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि अलग से आपको ये पता होना चाहिए। देखिए सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 39 में हमारी डेफिनेशन आती है किसकी? एफआई की, स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो अलग है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में क्या आ जाता है? बैंक्स भी आ जाते हैं और अदर्स भी आ जाते हैं जो कि नोटिफाइड बाय आरबीआई है। यह पब्लिक का मतलब हो गया सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर 5 क्लॉज हैं, एलआईसी, आईडीएफसी, यूटीआई या इंस्टीट्यूशंस जो नोटिफाइड है पुराने जो कंपनीज एक्ट 1956 में, या कोई एनी अदर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग आरबीआई। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात है, दो में से कोई एक क्लॉज आपको सेटिस्फाई करनी है। पहली है कि आप रजिस्टर्ड हैं किसी स्पेशल एक्ट में, लेकिन ध्यान रहे कंपनीज एक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर 51% आपकी पेड अप कैपिटल किसके पास है? सरकार के पास है। कोई भी सरकारी कॉम्बिनेशन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। देर आफ्टर देखिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो पहली बात आपको कंट्रोल के हिसाब से कंट्रोल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 27 के अंदर, जो कि कहता है कंट्रोल इंक्लूड्स कोई भी आपका राइट है, जैसे अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट का कंट्रोल, पॉलिसी डिसीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और कैसे आप कर पा रहे हैं? या तो आपके पास शेयर होल्डिंग है, या वोटिंग राइट्स हैं, मैनेजमेंट राइट्स हैं, या एनी अदर मैनर। क्लॉज 87 में हम पढ़ते हैं बेटा जी सब्सिडरी कंपनी कहें या सब्सिडरी, तो ये रिलेशन तभी होता है जब आपकी एक होल्डिंग कंपनी हो, इसलिए क्लॉज 46 में आता होल्डिंग, कोई आपको कंट्रोल कर रही है। तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में यही है, अ कंपनी जिसकी क्या है? सब्सिडरीज है। और सब्सिडरी का मतलब क्या दिया गया है? दो तरीके से आप सब्सिडरी बनते हैं। पहला है आपके पास किसी और कंपनी का क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, मतलब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई होल्डिंग कंपनी क्या करी? कंट्रोल कर रही है, तभी कर सकती है अगर उसके पास पावर है टू अपॉइंट और रिमूव, या तो सारे, या याद रखिए कम से कम मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर 2 पॉइंट आता है वो है कि या फिर आपकी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग राइट्स। देखिए वोटिंग पावर वर्ड है या वोटिंग राइट कह लीजिए, इसके लिए आपको सेक्शन 47 पक्का पता होना चाहिए। इसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर भी दूंगा थोड़ी देर में। तो मोर देन 50%, क्योंकि यही सेम पॉइंट आप एसोसिएट कंपनी में पढ़ते हैं, वहां पे हम बात करेंगे इसकी। तो मोर देन 50% वोटिंग राइट्स कैसे हैं? तो चाहे खुद आपके पास हैं, या विद सब्सिडरी के साथ मिलके हैं, या विद सब्सिडरीज के साथ मिलके हैं, या हम इसे कहते हैं सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, जिसे आप कह सकते हैं डीम्ड सब्सिडरी के पास है। लेकिन आपके ऊपर एक प्रोविजो है, एक रोक लगी है, आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरीज नहीं हो सकती हैं। हॉरिजॉन्टल सब्सिडरीज में कोई दिक्कत नहीं है, वर्टिकल में ही दिक्कत आती है। लेकिन ये 2 की लिमिट वर्टिकल वाली नहीं लगेगी बिंग के ऊपर। B फॉर बैंकिंग, I फॉर इंश्योरेंस, N फॉर NBFC, G फॉर गवर्नमेंट कंपनी। और 2 की काउंटिंग में हम एक्सक्लूड करेंगे अगर आपने कोई कंपनी खरीदी है जो कि हिंदुस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मींस आपकी सब्सिडरी बाहर की है, और वहां पे अलाउड है मोर देन 2 लेयर्स। और दूसरी बात है 1 होली ओन्ड सब्सिडरी। इसके साथ आपको रेड विद करना है सेक्शन नंबर 19, जो कि ये कहता है सब्सिडरी क्या नहीं ले सकती है? नॉट टू होल्ड शेयर्स इन, मतलब सब्सिडरी बनने के बाद आप होल्डिंग के शेयर नहीं ले सकते हैं, ना ही होल्डिंग आपको अलॉट कर सकती है, वरना ये लेना या अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। लेकिन यहां 3 एक्सेप्शंस है। ए है अगर एज अ सब्सिडरी आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी डिजीज्ड शेयर होल्डर के, या आप ट्रस्टी हैं, या आपने शेयर्स लिए थे सब्सिडरी बनने से पहले। ध्यान ये रखना है जब आपने शेयर्स लिए थे सब्सिडरी बनने से पहले तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, और पहले वाले 2 पॉइंट में डेफिनेटली आपको वोटिंग राइट मिलेंगे। और एक चीज देखिए आगे सेक्शन 63 में बोनस इश्यू पढ़ा जाता है कि बाद में कोई बोनस शेयर वगैरह डिक्लेयर हो गए, वो लेने का आप हक रखते हैं अगर आपने शेयर्स पहले से लिए थे। और एक सर्कुलर है एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी दोनों के लिए सेम है। ये रिलेशनशिप हम नहीं लेके चलते हैं अगर आपके पास शेयर्स किसमें है? फिड्यूशियरी कैपेसिटी में, विश्वास के रूप में आपने किसी और कंपनी को मैनेज करने के लिए दे रखे हैं, तो ये रिलेशन नहीं माना जाता। तो देखिए एसोसिएट कंपनी क्लॉज 6 के अंदर आता है इन रिलेशन टू अदर कंपनी। अदर कंपनी का मतलब होता है इन्वेस्टिंग कंपनी।
तो इन्वेस्टिंग कंपनी क्या है, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 76 और उसके सब क्लॉज 8 में। ये वो कंपनी है जिसने आप में इन्वेस्टमेंट करी और आप उसके क्या बन गए, एसोसिएट। एसोसिएट कब बनेंगे, 3 बातें। मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनी है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर किसी और का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप में, वो कैसे होगा, या तो उसके पास कम से कम 20% वोटिंग पावर है, या वो आपके बिजनेस डिसीजंस ले पा रहा है किसी एग्रीमेंट से। साथ में इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे हम ज्वाइंट वेंचर कंपनी, जिसका मतलब है एक ज्वाइंट एग्रीमेंट है जहां पार्टीज के पास ज्वाइंट कंट्रोल है या राइट टू क्या है, नेट एसेट्स है। लेकिन मोर देन 50% वोटिंग राइट हो गए तो सब्सिडरी हो जाती है, तब हम उसे एसोसिएट नहीं मानेंगे। डज नॉट इंक्लूड डीएनआई सब्सिडरी कंपनी। इसलिए देखिए वोटिंग पावर में पक्का याद रखिए सेक्शन नंबर 47 जो डील करता है। देखिए इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट होते हैं हर चीज के ऊपर डालने में, लेकिन ध्यान ये रखना होता है वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स में भी 2 क्लासिफिकेशन हो जाती है। एक होता है ऑर्डिनरी वोटिंग राइट वाला इक्विटी, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो आपको ये कंपटीशन पेपर में करनी पड़ सकती है, इसको ध्यान रखें। सर क्या प्रेफरेंस शेयर इसमें लेंगे, देखिए सेक्शन 47 कहता है प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट देखिए इक्विवेलेंट टू इक्विटी तभी मिलते हैं अगर उनको डिविडेंड नहीं मिला पिछले कितने साल से, 2 साल से, तो हम लेंगे। वरना प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट सिर्फ उन्हीं के इश्यूज पे होता है जो कि है उनका डिविडेंड या उनकी रीपेमेंट। या फिर प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट कब मिलता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल पे या वाइंडिंग अप पे। ये आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन कैसे आपको करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल में गवर्नमेंट कंपनी अंडर क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी मींस कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 51% पेड अप कैपिटल किसके पास है, कोई भी सरकारी कॉम्बिनेशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन ध्यान रखें हम पेड अप कैपिटल की बजाय वर्ड क्या लेंगे, अगेन वोटिंग राइट या वोटिंग पावर कह लीजिए, लेंगे अगर कंपनी ने क्या इश्यू किए हुए हैं, डीवीआर। साथ में कहता है इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 मींस में कहता है ये कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी है, तो हम समझ गए ये स्टेटस सिर्फ किसके लिए है, प्राइवेट कंपनी के लिए ही है। मतलब पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। और साथ में लिखा है नॉन एप्लीकेबिलिटी प्रोविजो है कि मतलब कभी भी होल्डिंग कंपनी को स्मॉल नहीं कहेंगे, ना ही सब्सिडरी को स्मॉल कहेंगे, ना ही सेक्शन 8 कंपनी को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलिएगा मत। एंड तीसरी बात है कोई और कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट स्पेशल एक्ट में अगर आप बने हैं, कंपनीज एक्ट में नहीं है, तो हम आपको स्मॉल नहीं कहेंगे। अब प्रश्न है कौन सी प्राइवेट कंपनी को हम स्मॉल कहेंगे। ट्विन कंडीशंस हैं, दोनों साथ में लेके चलनी है। पहली है पेड अप कैपिटल, और याद रखिए लिमिट 4 करोड़ है, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा पेड अप कैपिटल ना हो। सरकार चाहे तो लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ तक कर सकती है, लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है 4 करोड़ के साथ। एंड टर्नओवर याद रखिएगा, टर्नओवर कैसे निकालनी है, पीएनएल अकाउंट के मुताबिक। कौन सा पीएनएल अकाउंट, ऑब्वियसली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और ये किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी 40 करोड़ से। और सरकार चाहे तो इसको बढ़ा के 100 करोड़ कर सकती है, लेकिन हमें याद रखना है, हमें 2 लिमिट्स याद रखनी है, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़ के हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और टर्नओवर का मतलब क्या आता है, क्लॉज 91 में याद रखें कि ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल फ्रॉम सेल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद बेटा जी लिस्टेड कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 52 रेड विद रूल नंबर 2A। सिंपल याद ये रखें, लिस्टेड कंपनी सिर्फ पब्लिक कंपनी को मानते हैं, वो पब्लिक कंपनी जिसने पब्लिक ऑफर निकाला और उससे क्या निकाले, इक्विटी शेयर्स। कहां लिस्ट किए हैं, भारत में। ये है सिंपल तरीका। कंपनी, क्योंकि यहां तो लिखा गया है मीनिंग में विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन एनी नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर। क्यों, क्योंकि यहां प्रोविजो है, एक्सेप्शन है कि लिस्टिंग होने के बाद भी आपको लिस्टेड कंपनी हम नहीं मानेंगे। तो यही कहा गया है कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को, चाहे वो लिस्टेड है, या कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को जो लिस्टेड है, गवर्नमेंट सेबी से पूछ के कह सकता है हम इसे लिस्टेड नहीं मानेंगे। और ऑब्वियसली ये रूल 2A ने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई इनको हम नहीं मानेंगे लिस्टेड कंपनी। तो सिंपल है, कहता है पब्लिक कंपनी जिसके नहीं है लिस्टेड इक्विटी शेयर, क्योंकि मैंने कहा था इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो मानेंगे लिस्टेड। तो क्या लिस्टेड है आपकी, लिस्टेड है नॉन कन्वर्टेबल क्या, डेट सिक्योरिटीज जो आपने इशू की है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एज पर सेबी रेगुलेशन। दूसरा बस एक वर्ड चेंज कर दीजिए, डेट सिक्योरिटीज हटा के क्या लगा दीजिए, प्रेफरेंस शेयर। तीसरा आपके इक्विटी शेयर लिस्टेड है लेकिन कहां, फॉरेन कंट्रीज में है, तो हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। और प्राइवेट कंपनी में सिंपल एक ही पॉइंट है, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कौन सी हैं, डेट सिक्योरिटीज हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे एज पर सेबी रेगुलेशन, हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे।
देर आफ्टर बेटा जी आता है सेक्शन 8 कंपनी, जिसे हम पढ़ते हैं रेड विद रूल नंबर 19 के साथ, जिसका मतलब है आप सारे जानते हैं एनपीओ की चैरिटेबल पर्पस, रिलीजन, स्पोर्ट्स, आर्ट, रिसर्च वगैरह के लिए बनी है। इसके लिए आपको एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो उन्होंने पावर डेलीगेट कर रखी है किसको, आरओसी को, और ये आप आईएनसी 11 फॉर्म के द्वारा ये आप लाइसेंस लेते हैं। और जब कंपनी बनानी होती है तो देखिए आईएनसी 32 स्पाइस फॉर्म ही हम फिल करते हैं, और फीस वही जैसे बाकी में मैंने बताया मेमोरेंडम आर्टिकल्स आईएनसी 13 के मुताबिक, और साथ में आने वाले 3 सालों की जो भी आपकी एस्टिमेटेड इनकम एक्सपेंडिचर होगी, सोर्सेज, ऑब्जेक्ट्स वगैरह जहां आपने पैसा लगाना है, ये सब आप आरओसी को बताएंगे। और एक आईएनसी 14 में डिक्लेरेशन के हमने सारे कंप्लायंसेस कर दिए हैं। ये आपका प्रोफेशनल जो आपने हायर किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस या एडवोकेट के द्वारा, और सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ये लाइसेंस मिलेगा। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के देखिए कुछ एक बेनिफिट्स हैं। आपको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की जरूरत नहीं है। बढ़िया पॉइंट ये है सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में ही मेंबर हो सकती है। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए। जर्नल मीटिंग के लिए नोटिस 21 दिन का होता है, लेकिन आपके लिए 14 दिन का एप्लीकेबल है। 177 में ना आपको ऑडिट कमेटी चाहिए, ना ही 178 में आपको नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी चाहिए होती है। आपके ऊपर रोक है, आप अपने प्रॉफिट सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लगा सकते हैं, जिसका मतलब आप डिविडेंड नहीं दे सकते। मेमोरेंडम आर्टिकल आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना बदल नहीं सकते, लेकिन ये पावर डेलीगेटेड टू रीजनल डायरेक्टर है। क्योंकि आपको लाइसेंस मिला था सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस, इसलिए आपका लाइसेंस जब रिवोक मींस कैंसिल किया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, बट दिस पावर इज डेलीगेटेड टू आरडी रीजनल डायरेक्टर। ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, सिंपल हैं। टर्म्स एंड कंडीशन का डिफॉल्ट क्या है, या पब्लिक इंटरेस्ट में, या आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रहे हैं, या जिस ऑब्जेक्ट्स के लिए आप बने थे आप उसका वायलेशन कर रहे हैं। इसके लिए एक प्रोसीजर ये होता है, आपको नोटिस दिया जाएगा राइटिंग में, और आपको दी जाएगी आरओएच विच मीन्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, क्योंकि रिवोक हो गया तो आपको जो प्रिविलेजेस मिले थे वो हो गए खत्म। आपका अमेलगामेशन कर दिया जाएगा किसी और सेक्शन 8 कंपनी से कैरिंग ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट, या वाइंडिंग अप, लेकिन सरप्लस बचेगा तो किसी और कंपनी को कैरिंग ऑन सिमिलर ऑब्जेक्ट उसको दे दिया जाएगा, या ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड अंडर सेक्शन 224 ऑफ आईबीसी कोड। साथ में पेनल्टी लगेगी कंपनी एंड उसके डायरेक्टर्स या ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। कंपनी के ऊपर बड़ा फाइन है 10 लाख से 1 करोड़, जबकि अफसरों के ऊपर है 25,000 से 25 लाख, और अगर फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रहे हैं तो 447 में उन पे पेनल्टी लगेगी। और देखिए रूल 8 ये कहता है जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाते हो तो उसमें आप एक वर्ड इस्तेमाल करते हो, या तो फॉरम, फेडरेशन, फाउंडेशन, ट्रस्ट, चैम्बर्स एटसेट्रा। एंड डू नॉट फॉरगेट स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ना ही इनकॉर्पोरेट हो सकती है। 455 सेक्शन में हम पढ़ते हैं डॉर्मेंट कंपनी या डिफंक्ट, जिसे कह लीजिए कंपनी कोई कार्य नहीं कर रही है, तो ये कंपनी है आपने बनाई है किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या टू होल्ड एन एसेट और टू होल्ड आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और आपका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये कोई ट्रांजैक्शन की है, जैसे आरओसी को कोई फीस या कोई लॉ का कंप्लायंस या शेयर्स जो आपने अलॉट किए हैं, या ऑफिस वगैरह मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा हुआ, तो हम इसको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते हैं, और आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या फिर एक एप्लीकेशन दी है इनएक्टिव कंपनी ने, जिसका मतलब है पहले काम कर रहे थे अब आप नहीं कर रहे हैं, डॉर्मेंट में बनना चाहते हैं आप, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आपने एनुअल रिटर्न या कह लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 2 साल से अगर आपने फाइल नहीं करी है। इसके बाद सेक्शन 406 में हम पढ़ते हैं जी निधि कंपनी। तो निधि कंपनी का मतलब है, निधि कह लीजिए म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। इसका मतलब है कंपनी बनी है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम देम एंड लेंडिंग टू द मेंबर्स फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। दरअसल ये कंपनी पब्लिक कंपनी के रूप में होती है, और इसमें कम से कम आपको मेंबर्स भी ज्यादा रखने पड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं से पैसा लेके आप इन्हीं को देते हो, और सिर्फ ये कंपनियां क्या जारी कर सकती हैं, इक्विटी ही शेयर्स। देयर आफ्टर बेटा जी स्टार्टअप कंपनी, इसके ऊपर हमें एक मिनिस्ट्री लगती है एमसीआई, जिसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो दरअसल स्टार्टअप का देखिए अगर मैं कहूं तो स्टार्टअप से रिलेटेड एमसीआई का एक डिपार्टमेंट है डीपीआईआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि ये कहता है, मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन नहीं कोई यहां कह रहा है कि ये जो कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी के रूप में आप रजिस्टर्ड होते हो कंपनीज एक्ट में। दूसरी बात आपकी टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ से ज्यादा होगी तो ये स्टेटस आपसे छीन लिया जाएगा, और ये स्टेटस ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाता है 10 साल के लिए। कहां से? फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन से। और ये कंपनी बनी है इन्वेंशन, इनोवेशन, कुछ ग्रोथ वगैरह के लिए, और ये एक नई कंपनी होनी चाहिए, जिसका मतलब है ये स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमेलगमेशन से ना बनी हो। दूसरी बात,
जब हम सेक्शन पढ़ते हैं 2 क्लॉज 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आती है, उसकी एक्सप्लेनेशन में भी इसके बारे में बताया गया है और कहा गया है कि ये प्राइवेट कंपनी है जो रिकॉग्नाइज्ड है एज स्टार्टअप बाय डिप अंडर एमसीआई। डिप का यहां मतलब दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी। तो इसके साथ मेनली कह लीजिए टाइप्स ऑफ कंपनी का मैंने आपको रिवीजन दिया। होप सो ये एग्जाम से पहले आपके लिए काफी यूटिलिटी का काम करेगा। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप। गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।